लगभग 2 साल पहले उसे पता चला कि उसकी लाइफ में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। एक लालाज जानलेवा बीमारी ने उसे घेर रखा था। तब से उसका हर पल उसके सबसे पसंदीदा गेम में बीत रहा था। और अब 2 साल बाद वो पल आया जब मौत की घड़ी उसके करीब थी। लेकिन उससे पहले उसने एक फाइनल गेम खत्म करने का फैसला किया। इसलिए उसने एक नया गेम स्टार्ट किया और अपने लिए एक कैरेक्टर तैयार किया। लेकिन गेम की दुनिया में एक से ज्यादा जीनियस स्किल्स लेने की कीमत भारी थी। उसके कैरेक्टर को एक नेगेटिव क्वालिटी भी इनहेरिट करनी थी। उसने 2 जीनियस गुण चुने और बदले में उसका कैरेक्टर भी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। चैन, उसे कोई अफसोस नहीं था। आखिरकार वो खुद भी मौत से लड़ रहा था। जैसे ही उसने कैरेक्टर बनाना पूरा किया, उसे महसूस हुआ कोई चेतावनी नहीं, कोई लोडिंग स्क्रीन नहीं, बस सीधे गेम की दुनिया में खींच लिया गया। और फिर वो उठा, अपनी आंखें खुली और वो था एक आलीशान बेडरूम में। उसका दिमाग उलझन में था। ये जगह कहाँ है? उसने खुद से पूछा। जैसे ही उसने आखिरी बार वो अजीब डेजाबू एहसास महसूस किया, वो कमरे में घूमने लगा और सामने आई एक आईना। और बस उसके दिल में डर समा गया। अगर मैं इस गेम में सबसे बुरा कैरेक्टर बन गया तो? उसका नाम था नक्स। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, बस ऐसा लगा जैसे कोई क्रैश लैंडिंग हो गई हो। पूरा नाम नक्स वन रेन है और ये कैरेक्टर था इनर पागल के तीसरे कुख्यात परिवार का मेंबर। यह परिवार था ल्यूनेटिक, दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के गहरे कनेक्शन वाला। नक्स था रेनहेफर परिवार में सबसे छोटा भाई, 5 भाई बहनों। यह वंश पीढ़ियों से पैदा करता था ऐसे बच्चे जो थे जादू और तलवारबाजी में मास्टर। लेकिन नक्स, वो सिर्फ एक आम लड़का था, बिना किसी स्पेशल टैलेंट के। इस कमजोरी ने उसे दुनिया से नाराज कर दिया और हताशा में उसने किया शैतान के साथ एक निषिद्ध समझौता। और इसी तरह आंतरिक पागल कहानी का सबसे कुख्यात विलेन बन गया। नक्स को खुद पर भरोसा नहीं था। क्या यह सिर्फ एक सपना है? उसने सोचा। कैरेक्टर में वो था सिर्फ 14 साल का और उसका एलिमेंट अंधकार था। खिड़की से बाहर झांकते ही उसे पहली बार महसूस हुआ खुशी की एक झलक। लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि उसकी सहनशक्ति सिर्फ दूसरे लेवल पर थी। फिर उसने अपने नेगेटिव गुण नोट किए। शून्य रहस्य उद्घाटन, असाध्य रोग, कमजोरों का श्राप, बार बार बीमार पड़ना, हाथ पांव ठंडे पड़ने जैसे लक्षण। वो चौंक गया। ये वही कैरेक्टर है जिसे मैंने खुद कस्टमाइज किया था। और हताशा में उसने चिल्लाया। वो असली जिंदगी में भी असाध्य रोग से जूझ रहा था। अब गेम में वो फिर से मर रहा था और इस बार केवल 1 साल बचा था। याद नहीं आ रहा था कि उसने ये क्यों चुना, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया। वो अपना जैसा कैरेक्टर बनाना चाहता था। एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त लड़के की याद आई जो अपनी अस्त व्यस्त मेज पर बैठा था, मर रहा था और कोई सहारा नहीं था। तभी अचानक एक सूचना आई। मेल बॉक्स में एक अनरीड मेल और उसमें पूछा गया, क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? चैन ने तुरंत मेल खोला। मेल में उसे उसके असली नाम चैन से संबोधित किया गया और गेम के नाम नक्स से भी चौंक गया। किसको पता था कि मैं अब असल में कौन हूँ? युचान, यह नाम उसके माता पिता ने रखा था, जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वो गहरी सोच में डूबा। जिसने भी मुझे यहाँ लाया है उसे मेरे अतीत की वो चीज पता है जो मैं भूल चुका हूँ। संदेश में लिखा था, तुम्हें मेरी याद नहीं, लेकिन ये जरूरी है। बहुत समय हो गया। पिछले 2 सालों में तुमने शानदार प्रदर्शन किया। तुम यहाँ होने के हकदार हो। खेल में तुम्हारा स्वागत है। नक्स स्क्रीन को घूरता रहा। चुप। एक लाइन ने उसे उलझन और उत्सुकता में डाल दिया। आपका स्वागत है। वो सोच रहा था, क्या यह संदेशवाहक मुझे ये बता रहा है कि अब मैं अपनी पुरानी दुनिया में नहीं हूँ और ये जगह मेरी नई रियलिटी है? संदेशवाहक ने जवाब दिया, हालांकि तुम्हारी पहचान के बारे में बहुत कुछ मैं नहीं बता सकता, फिर भी तुम्हें एल्डेन अकादमी ज्वाइन करने की सलाह देता हूँ। वहाँ अपनी ताकत बढ़ाओ और मुख्य कहानी का फॉलो करने की कोशिश करो। एक बार ऐसा करने पर सच्चाई खुद ब खुद सामने आएगी। नक्स पूरी तरह उलझन में था। अपने विचारों को समझने के लिए उसे टाइम चाहिए था। याद आया, उसका पुनर्जन्म हुआ था गेम के अंतिम नायक के रूप में, इनर पागल के रूप में। लेकिन उसे मुख्य कहानी फॉलो करने की जिम्मेदारी दी गई और चाहे वो इसे किसी भी रूप में समझे, अंत हमेशा एक ही था, मरना। वो सोचता है, भले ही इनर पागल मेरी नई रियलिटी बन गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपनी याददाश्त वापस पाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। उसने मन बना लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं मुख्य कहानी से जुड़ा रहूंगा और रास्ते में अपनी खोई हुई याददाश्त वापस पाऊंगा। वो समझना चाहता है कि इस दुनिया में वो क्यों है और सबसे जरूरी, जिंदा रहना। और अगर जिंदा रहने का मतलब है सच्चा खलनायक बनना, तो वो उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। अब जब वो सोचता है, उसे पता चलता है पुरानी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं बदला। 2 साल पहले उसने सारी याददाश्त खो दी थी और जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था। हर पल उसे मौत के करीब ले जा रहा था और हर दिन मौत का डर उसके साथ था। बस इतना ही फर्क है, अब यही स्थिति है, यही दुनिया है जिसे वो सबसे अच्छी तरह जानता है। उसने सिस्टम से आज की तारीख पूछी। सिस्टम ने जवाब दिया, आज 4 फरवरी 1812 है। तारीख सुनते ही उसे तुरंत पता चला ज्यादा टाइम नहीं बचा। वो सोचता है, क्यों ना अभी अपना 28वां क्लियर अटेम्प्ट शुरू कर दूं। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई में तेज दर्द हुआ। सिस्टम चेक किया, एक नेगेटिव। वो क्वालिटी एक्टिव हो गई थी। लगातार बीमारी की वजह से कलाई में सूजन का पहला लेवल बन गया। लगातार बीमारी की वजह से उसकी कलाई में सूजन का पहला लेवल बन गया। सिस्टम उसे कहता है, आराम करो, खुद को रिकवर करने का टाइम। लेकिन नक्स, उसे यह सलाह मनचाही नहीं लगी। वो खुद से बुदबुदाया, इस शरीर में क्या गड़बड़ है? इतना नाजुक कैसे हो सकता है? अपनी ही हालत में खोया हुआ वो अचानक एक
नौकरानी से टकरा गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और तुरंत माफी मांगने लगी। नक्स उसका चेहरा गौर से देखने लगा। उसके भूरे बाल और हल्के नारंगी पुतलियां अजीब तरीके से पहचानी लगी। वो सोचता है, क्या यही रोना है? रोना उसे फिर से माफी मांगती है और जोर देती है कि उसने उसके कैरेक्टर को नुकसान पहुंचाकर गंभीर गलती की। नक्स को बस याद है कि रोना नक्स के पीछे बातें करती थी, बस इतना ही। फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि इतनी मासूम लड़की नक्स के बारे में गपशप करेगी। भले ही नक्स एक विलन कैरेक्टर हो, वो उसे माफ कर देता है, लेकिन चेतावनी देता है, दोबारा ऐसा मत करना। एक पल के लिए वो अपने कैरेक्टर को भूल जाता है, मुस्कुराता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है पागल होने का टैग उसके साथ है। वो खामोश हो जाता है और सोचने लगता है अपनी चुनी हुई जिंदगी के बारे में। नौकरानी डरते डरते पूछती है, युवा मालिक इतनी सुबह कहाँ जाने वाले हैं? नक्स जवाब देता है, अभ्यास कक्ष। सभी नौकरानी इस जवाब पर चौंक जाते हैं। फिर नक्स अरुणा को साथ चलने के लिए कहता है। अरुणा उत्साहित होती है, लेकिन थोड़ा चिंतित भी कि कहीं मालिक उसे चोट न पहुंचाए। जैसे ही वे अभ्यास कक्ष की ओर बढ़ते हैं, नक्स अपनी स्थिति पर विचार करता है। मरने का एहसास कैसा होता है? इस अनुभव के बाद अब उसे पक्का यकीन हो गया है कि वो दोबारा नहीं मरना चाहता। अगर जिंदा रहना है तो उसे नई दुनिया में जल्दी एडजस्ट होना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई मौका नहीं। 27 बार खेल खेलने के बाद वह ज्यादातर छिपी हुई मैकेनिक्स पहले से जानता है। स्टेटस विंडो देखकर वो खेल की बारीकियों को समझता है। इनर ल्यूनेटिक सिस्टम बताता है कि यह कहानी साम्राज्य के साथ मिलकर स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच मुकाबला कराती है। दुनिया भर में इसके हजारों फैंस हैं। इस खेल की खासियत इसका वास्तव में वाइड अनुकूलन, खिलाड़ियों को विभिन्न गेम प्ले स्टाइल्स एक्सप्लोर करने की आजादी। जहां साधारण और प्रतिभाशाली गुण बार बार मिल सकते हैं, वही सुपर टैलेंटेड गुण आमतौर पर एक खिलाड़ी को सिर्फ एक बार मिलते हैं। नक्स सोचता है, ये टैलेंट किसी को आसानी से टॉप तक पहुंचा सकते हैं और उसके पास 2 टैलेंट हैं। इस खेल में गुणदंड नामक अवधारणा है। ये विशेषताएं पात्र को उसकी सीमाओं से परे पावर देती हैं। विश्लेषण और सही क्षतिपूर्ति के सिस्टम के कारण उसे 2 टैलेंट मिल गए, तलवारबाजी और युद्ध कौशल। तलवारबाजी प्रतिभा उसे बेहतर ब्लेड मास्टरी देती है। युद्ध प्रतिभा उसे कुशल और स्ट्रेटेजिक लड़ाई में मदद करती है। साथ ही उसके पास माइंड सेंसिटिविटी भी है, जादू की ऊर्जा को पकड़ने की क्षमता। अब नक्स समझ गया, और भी कई गुण हैं जो यूजफुल हो सकते हैं। वो सिस्टम का पूरा विवरण पढ़ता रहता है। मुख्य पात्र होने का एक फायदा, वो अन्य कैरेक्टर की स्टेटस विंडो देख सकता है। उसके पास अभिनय में निपुणता नामक गुण भी है, जो किसी भी सीन में प्रभावशाली प्रदर्शन करता है। एक और गुण, दृढ़ मानसिकता। युद्ध के दौरान उसे हाई प्रेशर में शांत और फोकस्ड रखता है। लेकिन असली चुनौती उसके नेगेटिव लक्षणों में। जानलेवा बीमारी सबसे खराब है, लेकिन अकेला नहीं। ठंडे हाथ पांव और बार बार बीमार पड़ना भी चुनौती है। हर चैप्टर में कम से कम एक बार वह बेहोश होगा। नक्स खुद से कहता है, कोई विकल्प नहीं, मुझे एक एक कदम उठाकर सामना करना होगा। रोना अचानक बताती है कि वे लगभग अभ्यास कक्ष में नए हैं। वो पूछती है, क्या सच में अंदर जाना है? नक्स एक पल चुप रहता है, फिर दरवाजा खोलता है। सिस्टम तुरंत कमजोर के अभिशाप की जानकारी देता है। यह जन्म के समय लगाया गया था। तुम्हारी वृद्धि 50% कम और दुश्मनों के प्रति संवेदनशीलता 2 गुनी। नक्स सोचता है, पहले इसे हटाना होगा। प्रैक्टिस के दौरान वो बार बार सोचता है, मैं बस एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकता हूं, मैं बर्बाद हूं। कहानी की शुरुआत की तरह ये अंतिम विचार उसे गहराई से हिला देता है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी सीमा का पता चलता है। वो तलवार भी नहीं चला सकता। 10 बार अंदाजा भी नहीं था कि कमजोर का श्राप इतनी मुश्किलें खड़ी करेगा। आराम के बाद वह धीरे धीरे पैरों पर खड़ा होता है और इधर उधर देखता है। पास में हथियारों का बड़ा कलेक्शन दिखता है। सिस्टम बताता है, यह रेनहर परिवार की विरासत है, तलवार से शुरुआत करो। साथ ही सिस्टम समझाता है रेनहर वंश का इतिहास, कहावतें और उपाधियां। सबसे खास उच्च परिवार, ब्लेड और अंधेरा। उनके ब्लेड में अंधकार के गुण वाले जादू होते हैं और यह सब कमांडर ब्लेड ऑन ऑफ डार्कनेस की परंपरा से आता है। पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक। नक्स सोचता है, इन सब का मुझसे क्या लेना देना है? तलवारबाजी के अलावा और भी कई फायदे हैं। कुलीन परिवार का बेटा होने का सबसे बड़ा फायदा, धन और संसाधन। नक्स के पास इतनी दौलत है कि वो बिना काम किए जिंदगी भर जी सकता है। लेकिन नक्स फिजूल खर्ची नहीं करता। उसने तय किया, जब तक रोना तैयार कर दे मैं पूरी क्षमता से इस्तेमाल करूंगा। कुछ मिनट पहले रोना लकड़ी की तलवार, तौलिया और पानी लेकर आई। उसने पूछा, क्या सच में अभ्यास करोगे? नक्स ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ। रोना थोड़ी घबराई, पर नक्स ने उसे शांत किया और कान पास लाने को कहा। फुसफुसाने के बाद रोना स्तब्ध रह गई। नक्स ने बस कहा, चुप रहो, समझो। रोना मान गई, लेकिन चेतावनी दी, दोबारा मत चिल्लाना। ट्रेनिंग हॉल में नक्स सोचता है, रोबिल रेनहर एस्टेट के मुख्य प्रबंधक हैं और वह पीओ नक्स के पिता के सलाहकार भी हैं। नक्स समझता है रोबिल के साथ व्यवहार करना आसान नहीं। अब वो सोच रहा है, शायद रोबिल को कुछ गड़बड़ लगी है। वो जानता है इस स्थिति से कैसे निपटना है। नक्स रोबिल की ओर देखता है और पूछता है, आप यहाँ क्यों हैं? रोबिल जवाब देता है, परिवार के मुखिया के आदेश पर आया हूँ। आज रात के खाने में शामिल होने का निर्देश मिला है। नक्स उलझन में है, परिवार के बारे में कम ही जानता, इसलिए यह सब अजीब है। वो रोबिल को देखकर पूछता है, क्या ये मजाक है
यह सच में असाधारण है। उसके पिता अचानक चाहते हैं कि वो उनके साथ डिनर करे। नक्स ने फ्लैट बाहर निकलकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रबंधक एक पल के लिए रुकता है, सोचते हुए परिवार का मुखिया ऐसा आदेश क्यों दे रहा है। फिर वह बताता है, स्टाइलिनर परिवार से मेहमान आई है, वो रात के प्रशिक्षण के लिए आई है और अगर युवा मास्टर डिनर में शामिल नहीं हुआ तो पिता नाराज होंगे। नक्स को समझ आता है ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि सीधा आदेश है। रोबिल अपनी आंखें सिकोड़ता है और पूछता है, आज कुछ अलग लग रहा है क्या। नक्स हिचकिचाता है, लाइन के बीच मतलब निकालने की कोशिश करता है। क्या रोबिल किसी और इशारे कर रहा है। बटलर स्पष्ट करता है, नक्स कभी तलवार नहीं उठाता था लेकिन आज वह अकेले प्रशिक्षण कक्ष में आया। वो शांति से पूछता है, इस अचानक बदलाव का कारण क्या है। नाराज होकर नक्स अपनी आवाज ऊंची करता है, एक साधारण बटलर के रूप में अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने की कभी हिम्मत मत करना। जो भी कर, रोबिल का इससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फैसलों पर पूरी तरह नियंत्रण रखता हूँ। रोबिल थोड़ा झुकता है और माफी मांगता है। इसके बाद नक्स प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलता है, अभी भी सोच रहा रोबिल ने कुछ संदिग्ध देखा या नहीं। इस बीच बटलर चुपचाप परिवार के मुखिया को घटना की रिपोर्ट करता है। नक्स जिसे इतनी तनावपूर्ण मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी, चिंतित हो जाता है। वो सोचता है इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अपने कंधे पर नजर डालता है, क्या रोबिल अभी भी उसे देख रहा है। वो सभी नेगेटिव विचारों को दूर करने की कोशिश करता है और स्टाइलिनर परिवार की युवती के बारे में सोचने लगता है। उसकी असली इरादा क्या है, यहाँ आने का मकसद क्या है। रात के डिनर में भव्य डाइनिंग हॉल, परिवार के सदस्य आते हैं और मजाक उड़ाते हैं। किसी ने कहा, वो सचमुच आ गए हैं, अब खाना मजा नहीं ले पाएंगे। वे खुलकर गपशप करते हैं। नक्स ने नौकरानी को कैसे देखा और इसे खोया मामला कहा। नक्स चुपचाप बैठा रहता है और सोचता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अचानक दरवाजा खुलता है। उसके पिता सहजता से अंदर आते हैं, कहते हैं, लगता है सब आ गए हैं। नक्स सोचता है वो है इस किरदार का पिता और रेनहार परिवार का मुखिया। उसके बगल में एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की है। वो आगे बढ़ती है, परिचय देती है, तालिया शांत मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन करती है। टीओ परिवार को बताता है, तालिया ने रात के प्रशिक्षण का अनुरोध किया है, कुछ समय के लिए उनके एस्टेट में रहेगी। सभी से कहता है बेझिझक उसका स्वागत करें। सिस्टम तुरंत नक्स को सूचित करता है, यह इनर ल्यूनेटिक की नायिका है। वो वही पात्र है जो नक्स के भविष्य के संस्करण का विरोध करेगी। अंततः वही उसकी छाती में तलवार घोंपेगी। टीओ देखता है नक्स भी प्रकट होने का फैसला करता है। नक्स अपने पिता की बात से थोड़ा असहज है और तालिया इसे समझ जाती है। परिवार का मुखिया सभी को खाना शुरू करने के लिए कहता है। जुड़वा बच्चे मेज के दूसरी तरफ ताने मारते रहते हैं। एक अपने पिता से पूछता है, एल्डन अकादमी में अगला प्रवेश कौन होगा। नक्स सोचता है अब समय आ गया है फैसला लेने का। सिस्टम उसे एल्डन अकादमी के बारे में बताता है, सबसे महत्वपूर्ण जगह। अकादमी में छात्र विभिन्न परिस्थितियों और राक्षसों से लड़ते हैं, यही इनर ल्यूनेटिक की मुख्य कहानी। नक्स तय करता है, अकादमी में जाऊंगा। अब उसे अपने सहयोगियों को जुटाना होगा। पिता घोषणा करते हैं, एल्डन अकादमी में प्रत्येक परिवार से केवल 3 सदस्य ही आ सकते हैं। रेनहार परिवार के पास केवल एक अंतिम टिकट बचा है। नक्स दृढ़ निश्चय करता है, अंतिम प्रवेश पाने के लिए कुछ भी करेगा। टीओ घोषणा करता है, इसलिए उसने पारिवारिक परंपरा का पालन करने का फैसला किया। नक्स उत्साहित हो जाता है और अपने पिता से कहता है, लगता है लड़ाई का सुझाव दे रहे हैं। पिता मान जाते हैं। गार्ड हैरान है। नक्स सबसे पहले प्रतिक्रिया दे रहा है। टीओ पुष्टि करता है, तारीख तय है, 1 महीने बाद। अकादमी में अगले प्रतिभागी का निर्धारण द्वंद्व युद्ध के माध्यम से होगा। जुड़वा भाई ताने मारते हैं, तलवार कभी नहीं चलाई, टिक नहीं सकते। दूसरा मजाक उड़ाता है, कमजोर मूर्ख। लेकिन नक्स शांत और संयमित है। वो बताता है, वे जितना चाहें बात कर सकते हैं। द्वंद्व युद्ध उसके लिए सिर्फ एक परीक्षा है, टिकट पाने के लिए। नक्स पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता है, एल्डन अकादमी में वही जाएगा। टीओ थोड़ा भ्रमित लेकिन तालिया प्रभावित। युवा मालिक का आत्मविश्वास इंप्रेस करता है। जुड़वा बच्चे ईर्ष्या महसूस करते हैं। रात के डिनर के बाद टीओ अपने ऑफिस में रोबिल की रिपोर्ट पढ़ता है। रोबिल रिपोर्ट से सहमत। नक्स में बदलाव हुआ है। टीओ सोचता है, अगर आज देखा नहीं होता, विश्वास नहीं करता। शक होता है, शायद नक्स पर किसी भूत का साया पड़ा। परिवार का मुखिया स्थिति समझता है। रोबिल को नक्स पर नजर रखने का आदेश। अगली सुबह नक्स अभ्यास कक्ष में पहुंचा। ओका नौकरानियां 1 महीने बाद द्वंद्व युद्ध की गपशप करती हैं। वे कहते हैं, क्यों दौड़ना ही सबसे जरूरी काम है। नक्स समझने की कोशिश करता है, जल्दी समझ जाता है। लाइन के बीच का मतलब नहीं समझ पा रहा। सिस्टम बताता है, सहन शक्ति 0.1% बढ़ गई। वह हैरान लेकिन दौड़ना चुनता है। सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सहन शक्ति। सिस्टम चेतावनी देता है, तलवारबाजी और युद्ध कौशल के लिए सहन शक्ति बढ़नी चाहिए। चौथे स्तर पर नक्स देखता है, अगर कमजोर ना होता आसान हो जाता, लेकिन हफ्ते का श्राप और घातक बीमारी के कारण जल्दी थक जाता है। सहन शक्ति 1.9 अंक बढ़ाने में पूरा 1 महीना लगा। सिस्टम याद दिलाता है, हफ्ते का श्राप विकास दर आधा कर देता है। सहन शक्ति 15, मंथ 30 तक पहुंची, अधिकतम 15 क्योंकि बीमारी की सीमा। नक्स तय करता है, फिक्र अभी छोड़ दूं। रोना आती है, सामान लाकर देती है। नक्स प्रभावित, तेज और भरोसेमंद। उसे विश्वास है कुछ वास्तविक प्रगति होगी। वह सामग्रियों को मिलाकर एक बोतल में डाल देता है। रोना उत्सुक, इनकी जरूरत क्यों। नक्स कहता है,
ज्यादातर लोग सही इस्तेमाल नहीं जानते। नक्स मिश्रण पी लेता है, रोना घबरा जाती है, जहर है। सिस्टम चेतावनी देता है, 3 सिर वाले गर्गन का जहर पी लिया। स्वास्थ्य अस्थायी रूप से 1.5 गुना बढ़ा। डेथ काउंटर शुरू, सिर्फ 10 मिनट बचे। रोना मुख्य बटलर को बुलाना चाहती है, लेकिन नक्स रोक देता है। फिर कोर खा लेता है, रोना और घबरा जाती है। सिस्टम पुष्टि करता है, गोलम का कोर खाया। अब शरीर धीरे धीरे पत्थर बनने लगेगा। अचानक सिस्टम दिखाता है, छिपा टुकड़ा सक्रिय, 3 सिर वाले गर्गन का जहर गोलम के कोर के साथ प्रतिक्रिया कर रहा। नक्स संतुष्ट, सब योजना के अनुसार। सिस्टम बताता है, गोलम कोर आमतौर पर रक्षात्मक बढ़ाने या गोलम बनाने में, लेकिन जब 3 सिर वाले गर्गन के जहर के साथ मिलाया तो खास प्रतिक्रिया होती है। गर्गन का जहर कमजोर हो जाता है। फिर आता है सबसे बड़ा अपडेट, कमजोर का श्राप हट गया है। नोक्स इसे देखकर खुशियों से झूम उठता है। रोना अभी भी डरती है, सोचती है गुरु किसी भी क्षण मर सकते हैं, लेकिन नोक्स जानता है बस एक कदम बाकी है। वो अपनी कमीज के बटन खोलता है। रोना और भी डर जाती है, रोना दोनों चिंतित और उत्सुक। उसे देखना है अगला कदम क्या होगा। नोक्स जहर लेता है और उसे अपने सिर पर डाल देता है। सिस्टम तुरंत बताता है, स्मरण करने वाली परी की ओस इस्तेमाल की गई। गोलम कोर का पत्थर बनने वाला प्रभाव अब गायब। सिस्टम आगे बताता है, डी अभी कोर के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है। गोलम की प्रक्रिया नोक्स को अनोखे उपचार जैसी लगती है। सिस्टम बताता है, एक छिपा टुकड़ा सक्रिय हुआ, उसे मिलता है अस्थायी विकास का आशीर्वाद। सब ठीक वैसा ही होता है जैसा नोक्स ने योजना बनाई थी। सिस्टम सकारात्मक आशीर्वाद दिखाता है। अब केवल एक वस्तु बची, तीव्र सहन शक्ति वृद्धि स्क्रॉल। नोक्स बिना हिचकिचाहट उसे फाड़ देता है। सिस्टम पुष्टि करता है, स्क्रॉल सफल, अब सहन शक्ति वृद्धि 2 गुनी। नोक्स मन ही मन सोचता है, आखिरकार श्राप हट गया। विकास का आशीर्वाद घातक रोग के दोष दबा देता है। स्क्रॉल का असर, वर्तमान वृद्धि दर 2 गुनी, मतलब सहन शक्ति तेजी से बढ़ेगी। अचानक नोक्स रोना को पकड़ता है और चूम लेता है। हैरान रोना उसे घूरती है, युवा स्वामी सच में ठीक है? वह चिल्लाती है, कपड़े उतारने की वजह से लगा सिर में कुछ समस्या है। नोक्स उसे तौलिया लाने का आदेश देता है। रोना उलझन में सोचती है क्या हो रहा है। नोक्स सोचता है अब श्राप हट गया, नरमी से पेश आना चाहिए। वह उसे आश्वस्त करता है, सब ठीक है। रोना पूछती है, सच में ठीक है? नोक्स विश्वास दिलाता है, हाँ बिल्कुल। वह हेड बटलर को बुलाए बिना भी मन ही मन सोचता है। रोना फिर पूछती है, आगे क्या करने वाले हैं? नोक्स शांत, बस दौड़ने वाला हूँ। बगीचे में नोक्स दौड़ता है। रोना तौलिया लिए पीछा करती है। तालिया अपनी खिड़की से देखती है, हैरान, कमजोर व्यक्ति भाइयों के खिलाफ क्यों मुकाबला स्वीकार करेगा। नौकरानी एम्मा धीरे से याद दिलाती है, रेनहार परिवार के सबसे छोटे बेटे के लिए यह अनुचित। तालिया असमंजस, उसके पास तलवार भी नहीं, वो हर समय इधर उधर भागती है। तालिया को याद आता है, रेनहार के शूरवीरों ने उसे प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने सभी ठुकरा दी। वो सोचती है 1 महीने में हार जाएगा। फिर भी नोक्स के लिए चिंतित, तालिया एमा से कहती है, मैं सीधे नोक्स के पास जाऊंगी। नोक्स अचंभित, सोच रहा है क्यों आई। वह बेबाक, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तालिया थोड़ी नाराज उसके ठंडे रवैये से। वो सोचती है खूबसूरती से स्तब्ध हूँ, जवाब नहीं दे पा रहा। फिर तालिया पूछती है, सच में भाइयों को हरा सकता है क्या? इधर उधर भागकर उसके पास मौका है? रोना चुपचाप तालिया की शंकाओं से सहमत। तालिया मदद करना चाहती है, लेकिन नोक्स प्रस्ताव ठुकरा देता है, कहता है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तालिया नाराज, क्या अब हमेशा ऐसा करता है? रोना धीरे समझाती है, इससे लड़कियां नापसंद करेंगी। तालिया झल्लाकर, अपना काम खुद करो। रोना कहती है, मामला पेचीदा हो जाएगा। नोक्स सिस्टम से तालिया की जानकारी पढ़ता है। उसे एहसास, तालिया में अद्भुत प्रतिभा है। इनर ल्यूनेटिक में सहन शक्ति आमतौर पर 4, लेकिन तालिया की सहन शक्ति बहुत ज्यादा। भविष्य में कई राक्षसों को मारने में सक्षम। तालिया के अग्निगुण जादू से सफेद लपटें जागृत हों, भविष्य में राक्षसी नोक्स को जलाने के लिए। नोक्स सोचता है, अगर तालिया सहयोगी बनी तो कहानी बदल जाएगी। मूल कहानी पर टिके रहने का संकल्प, मौत से बचते हुए। क्या किसी ऐसे के साथ रहना संभव जो उसको मारने के लिए नियत हो? 1 महीने बाद प्रशिक्षण कक्ष में जुड़वा भाई तालिया की तलवारबाजी की तारीफ करते हैं। एलन टिप्पणी करता है, स्टिल रनर परिवार से यही अपेक्षा। तालिया को याद आता है, मुकाबले में तलवार टूटी थी। वो सोचती है, क्या मैं शूरवीर बन सकती हूँ? शूरवीर को लालच नहीं, संयम, बलिदान और तलवार में निपुणता चाहिए। तालिया सोचती है, क्या नोक्स भाइयों को हरा सकता है? मन में विश्वास नहीं। अगले दिन भीड़ इकट्ठा, नोक्स और भाई आमने सामने। पिता और तालिया बालकनी से देख रहे। टीओ रडवेल से पूछते हैं, द्वंद्व युद्ध का परिणाम? रडवेल जवाब देने से पहले रेफरी घोषणा करता है, एल्डन अकादमी में प्रवेश किसे मिलेगा? दोनों भाई तलवार लिए तैयार। रडवेल अनुमान, युवा मास्टर एलन की जीत तय। टीओ सहमत। मुख्य बटलर सोचता है, क्या नोक्स बदल गया है? विश्वास नहीं कि नोक्स जीतेगा। मुख्य बटलर खुद शूरवीर के मार्ग पर चला था। ब्लेड कला कभी अलंकरण, कभी सरल। प्रशिक्षण और गंभीरता तय करते हैं स्तर। किसी को पलटने और घुटने टेकने के लिए यही तरीका। नोक्स की प्रतिभा क्या जन्मजात? टीओ कहता है, संभावना शून्य नहीं, रेनहार के खून से। सबसे छोटा बेटा तलवार, सम्राट की प्रतिभा। सिस्टम सूचित करता है, तलवारबाजी और युद्ध कौशल निष्क्रिय। नोक्स सोचता है, भाग्य इतना ऊंचा, बदकिस्मत क्यों? सहन शक्ति 0.1 बढ़ी, अब 3.8।
दौड़ते हुए रोना पूछती है, सच में साथ दौड़ना है? नोक्स मुस्कुराता, अगर तुम नहीं दौड़ोगी मजा नहीं। तौलिया लौटाता है, आराम करने को कहता है। रोना चुप, गुस्से से देखती है। नोक्स देखता है, सहन शक्ति 4.5। आश्चर्य, नौकरानी आम आदमी से ज्यादा ताकतवर, शुरुआती सहन शक्ति उससे ज्यादा, कड़ी मेहनत सिर्फ 1 महीने। रोना कहती है, शाम हो गई, थोड़ा आराम कर लो। अगले दिन प्रशिक्षण हॉल में दोनों भाई आमने सामने। भाई ताना मारते हैं, हार क्यों नहीं मान लेता? नोक्स जवाब देता है, मुझे हार मानने का मन नहीं। एलन कहता है, सही है, स्टिल रनर बेटी प्रभावित करना चाहता हूँ। नोक्स सोचता है, एलन का स्टेमिना 8। एलन पूछता है, क्या तुम पर क्रश है? हमारा हीरो जानता है एलन को सिंपल तरीके से मात देना उसके बस की बात नहीं। रेफरी स्टेज पर आता है और धमाकेदार अंदाज में घोषणा करता है कि एल्डन अकादमी के एंट्री टिकट के लिए ड्यूअल वॉर शुरू होने वाला है। साथ ही कहता है कि जो भी मिलेगा उसे बिना बहस के स्वीकार करना होगा। रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, कोई आपत्ति बर्दाश्त नहीं होगी। हमारा लड़का थोड़ी टेंशन में है क्योंकि उसे पता है कि अगर वह हार गया तो सब खत्म। उसे अपनी खोई हुई यादें ढूंढनी है और ये भी पता लगाना है कि उसे कौन लेटर भेज रहा था। उसके दिमाग में ये बात भी है कि 1 साल की मोहलत के बाद उसकी मौत पक्की है। रेफरी दोनों से पूछता है, क्या आप तैयार हो? और फिर मुकाबले की शुरुआत का इशारा करता है। एलन सबसे पहले अटैक करता है। हमारा हीरो इतनी कूल डिफेंस करता है कि खुद उसे भी अपने मूव्स की तारीफ करनी पड़ती है। यही है इस शापित इनसाइडर गेम का रियल चैलेंज, स्किल और स्ट्रैटेजी की फाइनल टेस्ट। दोनों भाई एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, बैलेंस और टेक्निक के साथ। हमारा हीरो जानता है हारने पर सब खो जाएगा, जीतने पर सब कुछ मिल सकता है। लड़ाई के बीच सिस्टम नोटिफाई करता है, उसकी स्टैमिना 0.1% बढ़ गई। एलन मजाक उड़ाता है, शायद तुमने सिर पर बहुत हिट लिया है, अभी और मारो तो बेहतर महसूस होगा। फिसिलिया जो बालकनी से देख रही है सोचती है कि छोटे बच्चे की चेंजिंग चिंता बेकार है। उसे बस यही चाहिए कि परिवार का आखिरी बेटा एल्डन अकादमी में उसके बेटे एलन के खिलाफ जाए। नक्स के स्किल्स उसे पिटी हुई लगती हैं। टीओ रवेल से पूछती हैं कि नक्स कैसा बदला है। सोचती है, क्या ये बस इतना ही कर सकता है? मुख्य बटलर कंफ्यूज है, पूछता है, क्या ड्यूअल रोक दूं? जवाब में समझाता है कि अगर जारी रखा गया तो नक्स को रिकवरी में टाइम लगेगा। टीओ कूल रहकर कहती है, एलन और हार्ट अच्छे हैं लेकिन गैरन के लेवल तक नहीं। काली तलवार की शक्ति सिर्फ सच्चे मास्टर में होती है। सिस्टम फिर से नोटिफाई करता है, नक्स की विशेषताएं, तलवारबाजी और लड़ाई की स्किल एक्टिव हो गई हैं। हमारा हीरो पहले ही थका हुआ है लेकिन स्किल्स रिकवर होते ही खुश हो जाता है। एलन पूछता है, क्या दिमाग खो दिया? नक्स तुरंत अपनी स्किल एक्टिव करता है। ये है टैलेंट ऑनवर। सब धीमा लगने लगता है, दुनिया स्लो मोशन में। दुश्मन की गति और खुद की गति में फर्क समझना अब आसान नहीं। एक फास्ट और पावरफुल स्ट्राइक में नक्स एलन की तलवार गिरा देता है। एक ही मूव में उसकी जीत की डिटर्मिनेशन दिखती है। एलन शॉक। नक्स जानता है कि टैलेंट ऑनवर सिर्फ 5 मिनट चलता है। वह फुल कॉन्सेंट्रेशन में है। अपने भाई से कहता है कि अब तक नरमी थी, अब टाइम है फुल ऑन अटैक। नक्स पिता की ओर मुड़ता है और दोनों भाइयों के खिलाफ फाइट करने की परमिशन मांगता है। सब हैरान, तालिया कंफ्यूज। पिता नोटिस करते हैं उसकी एनर्जी चेंज हो गई। फिसिलिया दोनों भाइयों को लड़ने देती है, फिर चिल्लाती है लेकिन टीओ इंटरवीन कर देती है। एलन फिर तलवार उठाता है, गुस्से में हार्ट गुर्राता है, कैसे डरे बिना हमारे पिता के सामने आ सकता है। दोनों जुड़वा अटैक शुरू करते हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है, ओवर ऑफ द जीनियस इफेक्ट। डार्क स्किल्स अब बढ़ गए हैं। नक्स अब हर मूव ट्रैक कर सकता है। असाधारण स्पीड और कंटिन्यूअस अटैक से एलन के कंधे पर स्ट्राइक। तालिया स्टन, एलन डिसबिलीव। सभी लोग शॉक्ड। थोड़ी देर में नक्स दोनों भाइयों को जमीन पर फेंक देता है। सिस्टम नोटिफाई, टैलेंट ओवर खत्म। नक्स राहत में। फिसिलिया गुस्से में चिल्लाती है। नक्स रेफरी की ओर देखता है, डिसीजन। रेफरी पॉजिटिव, विजेता यंग मास्टर नक्स। सभी खड़े, यहाँ तक कि पिता भी। नक्स आभार व्यक्त करता है और विनम्रता से विदा मांगता है। तालिया सोचती हैं फौरन बात करनी चाहिए। वह थका हुआ है और खून देखता है। सिस्टम नोटिफाई, टैलेंट ऑनवर के रिकाइल इफेक्ट ने उसका लाइफ टाइम 2 दिन 17 घंटे घटा दिया। तालिया पीछे दौड़ती है, पूछती है, घायल हुआ? नक्स ठंडे टोन में, टच मत करो। उसने पिछले 2 साल गेमिंग डेडिकेटेड होने की वजह से दूसरों के साथ खुलना मुश्किल बना लिया। तालिया समझती है, माफी मांगती है। तुम इतना सीरियस हो तलवार में और तुम्हारा शरीर जन्म से कमजोर। नक्स ध्यान से सुनता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि दूसरों को ब्लड के बारे में बताने की जरूरत नहीं। टीओ ऑफिस में बटलर से बात करती है, नक्स की स्किल्स की जांच। रडवेल कहता है, सभी यंग मास्टर्स में नक्स टॉप है। डार्क मास्टर नक्स की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश। ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट, पहली फाइट जीत। नक्स को पता चलता है, स्टेट पॉइंट्स, जैकपॉट, नई स्किल्स, फ्री स्टैमिना पॉइंट्स, इनर लकी स्टेट, स्वर्ण रैंक, मैक्स रैंक इंद्रधनुष। मशीन प्रोसेस, नक्स को अवार्ड मिलता है। उन्नत स्किल, सुप्रीम रूलर। सिस्टम पूछता है, कंफर्मेशन वाउचर यूज करना है? नक्स सोचता है, यह स्किल रेनहर फैमिली में छिपा हिस्सा है। टीओ सभी भाई बहनों को एस्टेट में कॉल करेगा, तभी यूज करेगा। साथ ही याद आता है, एल्डन अकादमी का स्नातक समारोह खत्म। रेनहर फैमिली के दूसरे बेटे वॉन को ट्रेनिंग देना है। छुपी हुई शांति और ग्रेन की जिम्मेदारी भी। आराम अब बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब नक्स को तालिया की चिंता करने की जरूरत नहीं। उसे भरोसा है कि तालिया वह नहीं है जो वादा तोड़े, और पास जाने का कारण भी कोई नहीं। सुबह नक्स प्रशिक्षण हॉल पहुंचता है और पाता है कि तालिया पहले से ही वहां। उसने कल ही यह प्लान कर लिया था। वह पूछता है, क्या हम सब कुछ कल ही तय नहीं कर चुके थे?
और तुम मुझसे क्या चाहती हो? तालिया जानना चाहती है कि नक्स इतनी जल्दी इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। नक्स पूछता है, क्या तुम 1 महीने से मुझे चुपके से ट्रेनिंग करते देख रही थी? वह वहां से जाने लगता है। तालिया विनती करती है, कम से कम एक फाइट तो करो और मुझे बताओ कि कैसे ट्रेनिंग करते हो। नक्स को याद आता है कि तालिया हमेशा अपनी बहन से पहचानी जाना चाहती थी। वह कहता है, पहले अपनी स्किल्स पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना मत करो। थोड़ी देर के लिए रुककर नक्स उसे सलाह देता है और वहां से निकल जाता है। तालिया उदास है, लगभग रो रही है। वह सोचती है, क्या वह मेरे पीछे आएगा या वहीं रहेगा? नक्स रेनहर फैमिली के खलिहान की ओर बढ़ता है। वहां बड़े पैमाने पर घोड़े इकट्ठे हैं। यह जगह महाद्वीप के सबसे बेहतरीन घोड़ों के लिए फेमस है। पिता और जुड़वा भाई उसका इंतजार कर रहे हैं। मुख्य बटलर स्वागत करता है। पिता कहते हैं, अब से तुम्हें अपना जीवन साथी चुनना है, वही घोड़ा जिसके साथ हमेशा रहोगे। युवा स्वामी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। घोड़े महाद्वीप और रेनहर परिवार दोनों में पवित्र माने जाते हैं। अगर कोई जादूगर या शूरवीर बनना चाहता है तो बचपन में ही अपना घोड़ा चुनता है। घोड़ा जीवन भर का साथी है, अकादमी में राइडिंग और युद्ध के लिए अहम। अगर घोड़ा मर गया तो नया पालना महंगा और मुश्किल। नक्स सबसे अच्छा घोड़ा चुनने की तैयारी करता है। पिता कहते हैं कि नक्स ने ड्यूअल जीतकर पहले चुनने का अधिकार जीता है। टीओ चेतावनी देती है, सिर्फ एक ही मौका। नक्स आगे बढ़ता है और एक अलग रंग का घोड़ा चुनता है। पिता चौंकते हैं और सोचते हैं कि सबसे छोटा घोड़ा कौन चुनेगा। नक्स सोचता है कि सिस्टम की स्ट्रेट विंडो लॉर्ड हो रही है। सिस्टम सक्रिय होता है और घोड़े की पूरी जानकारी देता है। घोड़े का रैंक ऊंचा है और दुर्लभ प्रजातियों में से एक इग्नस रॉक। नक्स जानता है कि कुलपति को यह घोड़ा पसंद आता। घोड़े में कुछ नेगेटिव गुण हैं, लेकिन नक्स कहता है, मैं अपना मन नहीं बदलूंगा, इस घोड़े के साथ जाऊंगा। वह इसे बचाने और खुद के पागलपन को नियंत्रित करने के लिए चुनता है। टीओ निराश है, चेतावनी देती है कि पछतावा हो सकता है। पिता चले जाते हैं। जुड़वा भाई रोकना चाहता है, लेकिन नक्स का फैसला फाइनल है। रॉडवेल आता है और नक्स से घोड़े के लिए नाम चुनने को कहता है। नक्स नाम रखता है काल। यह नाम उसके लिए बेहद मीनिंगफुल है, पागलपन को काबू में लाने का तरीका। नक्स काल को अपने शयन कक्ष में ले जाता है। घोड़े की आंखों में दृढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे नक्स खुद के लिए जंग लड़ रहा है। वह नाम पुकारता है और चेतावनी देता है, अगर अभी जवाब नहीं दिया परिणाम भुगतने होंगे। काल समझ जाती है और जवाब देती है। नक्स उसे घोड़े की देखभाल करने का ऑर्डर देता है। रोना चौंक जाती है, देखती है कि घोड़ा उसके बिस्तर पर है। नक्स हंसकर कहता है, बीमार घोड़ा है, अपना बेस्ट देना होगा, से न होगा। सिस्टम पुष्टि करता है। क्रोमोक्रोन की कौशल पुस्तक प्राप्त। नक्स जानता है कि काल को मृतक से पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह कौशल पहली बार इस्तेमाल होता है मन की शक्ति से। काल अब पहले से अधिक शक्तिशाली है। सिस्टम नोटिफाई करता है, काल मरे हुए व्यक्ति के रूप में पुनर्जीवित हुआ। नक्स उसे काल पूरी तरह से उसकी कमांड समझता है। रोना भावुक हो जाती है और गले लगाती है। कहती है, तुमने मैना इतनी बेपरवाही से इस्तेमाल कैसे किया? वह काल को डांटती है और कहती है कि उसने उसका ख्याल नहीं रखा। नक्स शांत होकर हंसता है, जानता है कि यह सीखने का हिस्सा है। अब युवा मालिक अपना ध्यान छिपे हुए टुकड़े पर केंद्रित करता है। कुछ दिनों बाद वह रात में बाहर निकलकर नक्शा देखता है और सोचता है कि रास्ता खेल से ज्यादा अलग नहीं है। वह रेनहर परिवार के दूसरे छिपे हुए हिस्से की तलाश करता है। वह दृढ़ निश्चय करता है कि उसे यह वस्तु जरूर हासिल करनी है। यही वह चाबी है जो उसकी घातक बीमारी की भरपाई में थोड़ी मदद करेगी। उसे लगता है कि कहीं वह जरूरत से ज्यादा संवेदनशील तो नहीं हो रहा, लेकिन अब ये खेल नहीं रहा, यही हकीकत है। वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है जिस पर एक चेतावनी लिखी है कि यह मियाँ का जंगल है और अगर छोटे बच्चे अंदर घुस गए तो वे भटक सकते हैं और मर सकते हैं, इसीलिए कृपया किसी भी हालत में अंदर ना जाए। वह मन ही मन सोचता है कि वह दूसरी बार नहीं मरना चाहता। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि वह लापता बच्चे के जंगल में घुस गया है और इस जगह को साफ न करने पर उसकी मौत हो जाएगी। दरअसल लापता बच्चे का जंगल ग्रीन हिलर के इलाके में आता है, एक ऐसा जंगल जहां प्रवेश वर्जित है। अंधेरे और घने कोहरे के कारण चाहे कोई भी रेंजर या पाथ फाइंडर कितना भी कुशल क्यों ना होवे, यहाँ रास्ता ढूंढने में उन्हें अभी भी परेशानी हो रही है। उसे पता चलता है कि यह बिल्कुल अपने नाम जैसा ही है, एक ऐसी जगह जहाँ हर कोई बच्चों की तरह भटक जाता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि इसका एक अलग अर्थ है। अगर कोई पूर्ण विकसित वयस्क भी इस जंगल में किसी राक्षस को मार दे तो भी उसे कोई कलाकृतियां नहीं मिलेंगी। इसके अलावा अगर घुसपैठिया वयस्क हो तो राक्षसों की कठिनाई बढ़ जाती है। उसे याद आता है कि यहाँ से निकलने का सही रास्ता ढूंढने की कोशिश में उसकी कई बार मौत हो चुकी है, इसीलिए इसकी कठिनाई रेटिंग गुमशुदा बच्चे के जंगल को कम से कम 2.5 स्टार मिले हैं, जबकि अधिकतम 5 स्टार, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसमें कठिनाई सबसे ज्यादा है। उसे याद आता है कि उसने बिना यह जाने कि कौन सी वस्तुएं सामने आईं उसे साफ करने की कितनी कोशिश की थी। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि यह उसकी घातक बीमारी के अनुकूल वस्तु ढूंढने के लिए एकदम सही जगह है। अपनी टॉर्च